स्वागत है सर आपका पल्प गर्ल टॉक शो में। कॉमिक्स थ्योरी से हम ये टॉक शो रन करते हैं और जी सर। लोग ज्वाइन करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे जो भी आता है, और अदरवाइज हम लोग तो अपना जो सेशन है कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है। शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहले तो आप आपका जो वर्क है, प्रोफाइल वर्क मैंने देखा, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो मेरा मानना है ये किताब उस पे आ जाएगी, सिर्फ उस प्रोफाइल वर्क पे। क्या आपका जो प्रोफाइल वर्क है इतना बड़ा प्रोफाइल वर्क है, इतना काम किया है आपने, जैसे एक 22,000 बुक्स में आपके इलस्ट्रेशंस हैं, तो बहुत बड़ा काम है। आज तो मेरे ख्याल से जो ये सेशन है उसमें सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी कवर बिल्कुल। हो पाए, आपका जो जर्नी है वो मैं जानना चाहूंगा। शुरुआत से बताइए अपने बचपन से। जी, बचपन सबका बहुत खूबसूरत होता है, हर बच्चे का एक सपना होता है, क्योंकि आपको उस समय जो आप बीज डला होता है आपके अंदर, जो कुदरत आपके अंदर एक सोच का बीज डालती है, कुदरत आपके अंदर एक भविष्य का एक निर्माण करने की आधारशिला रखती है, तो वो आपके सपने बनते हैं। सपने बेहद वृद्ध होते हैं। आप कोई फिल्मी स्टार बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन सपना हर शख्स देखता है और देखना भी चाहिए। तो वही सपने हैं जब एक आम बच्चे की तरह हमारे अंदर भी थे, तो लेकिन उस सपनों में सिर्फ उस समय चूंकि ना इंटरनेट हुआ करता था, ना टीवी हुआ करता था, 65-4 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय नेचुरली जो सपने थे, मैं 10-12 साल का एक लड़का, वो एक कोयला लेके, अक्सर मैंने हर इंटरव्यू में यही बात बताई है, और पत्थर का टुकड़ा लेके उससे आप एक पटरी जो होती है पार्क की या दीवारें होती है, उस पे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। वो आड़ी तिरछी रेखाएं उसकी जिंदगी के उस हिस्से में कहाँ जाके उसका भविष्य बन गई, ये शायद वो बच्चा भी नहीं जानता था। उस आड़ी तिरछी रेखाओं ने धीरे धीरे कार्टून्स का रूप लेना शुरू कर दिया, और उस समय मैगजीन्स आया करती थी, लोटपोट आती थी, मधु मुस्कान, पराग, नंदन, चंपक, बाल भारती, आपकी सारिका, ग्रह शोभा, छोना, और बहुत सारी मैगजीन्स थी। तो उनमें धीरे धीरे पॉकेट कार्टून से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। जब स्कूल पढ़ता था 10-12 साल का, तो 5 रुपए मिला करते थे, 2 रुपए 5 रुपए, तो डेट्स ए गुड। आज वो उसकी कीमत, उस समय जो खुशी होती थी शायद आज लाखों में भी ना हो। तो तब मेरे को पहला मोटू पतलू मैंने जो बनाया, मैं 12 साढ़े 12 साल का था, तो वो उससे वो एक सफ़र की एक अलग दिशा मिल गई मेरे को, क्योंकि वो बेहद लोकप्रिय कार्टून चरित्र हैं, तो उसमें अगर कोई भी आर्टिस्ट उसके साथ जुड़ता है या उसको बनाता है या उसका रूपरेखा तैयार करता है, तो अपने आप में वो एक एक सम्मान बन जाता। तो 12 साल के लड़के ने जो पहला मोटू पतलू बनाया, और आज 55 साल के इस लड़के तक वो सफ़र लगातार जारी है। तो उसको हम बस यही एक कहानी है अपनी, स्ट्रगल करना जिसको लोग कहते हैं, पर मुझे शायद नहीं करना पड़ा। अपने आप मेरा एक मुर्शिद, मेरा सतगुरु जो ऊपर बैठा, जो ईश्वर है, वो अपने आप रूट बनाता चला गया। स्कूल की किताबें ड्राइंग करनी हो, या आपका इलस्ट्रेशन वर्क मैगजीन्स में किया, हर अखबार, दुनिया की कोई पब्लिकेशन नहीं जिसमें लगभग मुझे लगता है मैंने काम नहीं किया हो। तो वो एक अच्छा समय था वो। फिर धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ, टीवी की एंट्री हो गई, और टीवी की एंट्री से मैं भी टीवी से जुड़ा, फिर फ़िल्मों से जुड़ा, और आगे का सफ़र आप जानते हैं। जी। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो शुरुआती एज ए करियर जो चिल्ड्रन मैगजीन में, कॉमिक्स में कैसा रहा? जी। क्या क्या कैरेक्टर्स आपने बनाए, किन किन कैरेक्टर्स पे आपने काम किया? मैंने जो सबसे पहले करैक्टर बनाया था वो मामा जी था। उसके 50 नूतन चित्रकथा, नई-नई हिंदुस्तान की पहली चित्रकथा आई थी, वरना इससे पहले इंद्रजाल कॉमिक्स आता था बाहर का, या आर्ची वगैरह आया करते हैं। तो मेरठ से शुरू हुई थी नूतन चित्रकथा। इसमें अमर अकबर सीरीज, भूतनाथ सीरीज, और मामा जी मेरा करैक्टर था, अमर अकबर था, तो हमने वो शुरू किया उस समय। तो वो उससे पहले हिंदुस्तानी कैरेक्टर सिर्फ बहादुर आबिद सुरजीत सुरती जी का आता था उसके अंदर, इंद्रजाल कॉमिक्स के अंदर। तो लेकिन वो कंपनी चूंकि इंद्रजाल कॉमिक्स बाहर का ही ज्यादा कंसेप्ट तब दिया करती थी, तो वहां से शुरू हुआ। फिर चटकू मटकू हुआ, फिर
नटखट नीटू हुआ, पिंकी मिन्नी हुआ, लिटिल हुआ, हजारों कैरेक्टर्स उसके बाद कॉमिक्सों में आए। अभी तो 22,000 और मनोज कॉमिक्स से जुड़े, राज कॉमिक्स से जुड़े और कैरेक्टर्स बनते चले गए, धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। शेख चिल्ली जो अभी डिस्कवरी पे आ रहा है वो बना। उस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होता है। जब आप टीवी से, कॉमिक्स से जब आप एनिमेशन में आते हैं तो उसका पूरा एक संसार बसाना पड़ता है। तब आपको उसकी फैमिलीज, बैकग्राउंड्स, घर, माहौल, वो सब सेट करना पड़ता है। कॉमिक में तो आपके पास 3 या 4 पेज होते हैं, आप उसी के अंदर एक छोटा सा जोक लेके या कहानी लेके बना सकते हैं। बट टीवी अपने आप में एक लार्जर देन लाइफ एक स्क्रीन होता है, उसमें आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। सो मोटू पतलू का पहले हमने मपेट बनाए, पपेट में आए, 2D एनिमेशन में आए, फिर 3D एनिमेशन में आजकल जो आप देख ही रहे हैं। और मैडम तुसाद में ये पहले चरित्र हैं हिंदुस्तानी जिनका पुतला लगा हुआ है, जिनका वो, वरना किसी को भी अभी तक मैंने नहीं देखा किसी और कैरेक्टर्स का। तो ये एक ऊपर वाले की हम पे कृपा है, मेहर है। तो सर, आपकी जो शुरुआत हुई थी चिल्ड्रन बुक्स और मैगजीन से हुई थी, तो जो एंट्री कैसे हुई आपकी, मतलब किस तरीके से आपकी एंट्री हुई, फर्स्ट जो मूवमेंट था? मैंने वही बताया, मैंने आपको कार्टून्स, पॉकेट कार्टून्स भेजते थे, पॉकेट कार्टून से फिर सीधा चित्रकथा और स्ट्रिप्स आ गई, जी जी। 2 पेज 3 पेज की। तो यही एक एंट्री मतलब है। पर्सनल लेवल पे कौन किसको जाके आपने कांटेक्ट किया, अच्छा, जो वो पर्सन थे, हाँ, कैसे बात हुई वो सब? वो सबसे पहले कुमार साहब हुआ करते थे लोटपोट मैगजीन के अंदर, मिस्टर जीएन कुमार, बहुत मशहूर नाम था। मैं उनके पास गया, मैंने बोला मुझे मोटू पतलू बनाना है। तो तब हमारे ए.के. बजाज और पी.के. बजाज साहब उसको संभालते थे, आजकल जिसको अमन बजाज जी संभाल रहे हैं। तो वो तो बहुत खूब, पहली जो मेरी, उन्होंने कहा कि आप बना के लाइए, तो मेरा जो सबसे पहला कहानी थी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक कौमे से बात का अर्थ बदलता था, तो वो कहानी छपी थी। अच्छा। तो ये वही। और लेकिन इस लाइन में लाने का अगर मैं श्रेय किसी को देता हूँ तो योगेश मित्तल एक बहुत अच्छे राइटर थे उस समय। उन्होंने मुझे स्कूल से उन्होंने उठाया। अच्छा। खेल खिलाड़ी एक मैगजीन आया करती थी उन दिनों, अगर आप पुरानी मैगजीन्स, जो लोग खेलों पे एक ही मैगजीन आती थी हिंदी की, खेल खिलाड़ी। तो उसमें कार्टून्स उनके छापे, तो वो मेरे घर आए। मुझे, तब मैं छोटा सा था, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो वो कनॉट प्लेस में रहा करते थे। तो उन्होंने मुझे जगह जगह मिलवाया। एन.एस. धम्मी जी के यहाँ गया, जहाँ पे मैंने कॉमिक्स शुरुआत हुई मेरी असल में। पटेल नगर में, बलजीत नगर में उनका स्टूडियो हुआ करता था। गर्मी की छुट्टियां थी 9वीं 10वीं की, मैं तब जाके 2 महीने के लिए ही लगा था बस वहाँ पर। तभी ये जन्म हुआ मामा जी का हमारा, तभी कॉमिक शुरू हो रहे थे अभी नए नए इंडिया के अंदर। फिर तो कोई भी पब्लिकेशन नहीं बचा शायद जिसका मैंने नहीं बनाया हो, तुलसी कॉमिक्स हो, राज कॉमिक्स हो, या कोई भी कॉमिक्स हो। तो ये वो शख्स हैं, जे.एन. कुमार साहब हो गए, आपके योगेश मित्तल सर हो गए, जिन्होंने आपको शुरुआती दिया। धम्मी साहब हो गए, जो जिनको हम उस्ताद जी कहते थे, कि अगर वो नहीं होते तो शायद आप इस रूट से बिखर जाते कहीं ना कहीं। तो उन्होंने उसको आपको एक पहचान का रूट दे दिया, वो थे। और उसके बाद फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो आगे फिर तो बहुत सारे लोग, जब आप चलना शुरू करते हो तो एक एक करके आपके साथ बहुत सारे हस्तियां आपके साथ आ जाती हैं जो आपको सिखाती हैं। और आज तक मैं सीख ही रहा हूँ लोग, क्योंकि ज़िंदगी, हमेशा याद रखिए, हमेशा सीखने का नाम है। जो शख्स ताउम्र सीखता रहता है, वो ताउम्र कुछ ना कुछ नया कर सकता है। जिस दिन आप सोचते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, उस दिन आप समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ को एक स्टॉप लाइन देनी शुरू कर दी। तो विनम्र रहिए, नीवे रहिए, नीचे रहिए। हमेशा सबकी, देखो दुनिया में हर चीज अच्छी है, मेरा जो अपना मानना है, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस ईश्वर ने ये जो भी लोग ये देख रहे हैं, आपको, मुझको, सबको उसने बनाया है। तो क्रिएटर की कोई क्रिएशन खराब नहीं होती। जब हमें ड्राइंग में गए तो हमें यही बताया गया था कि आपकी कोई ड्राइंग पेंटिंग खराब नहीं होती। आप कुछ बनाने चले हैं, रंग बिखर गए हैं, तो उसमें से भी आप कुछ कलाकारी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे कि ये खराब हो गई है, तो फिर तो आप बनाते ही रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आदमी सीखता है, अपने तजुर्बे से सीखता है। सो दैट्स द छोटी सी कहानी है, जो मैं अभी कुछ हूँ ही नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई अच्छी हस्ती होती तो शायद कुछ बताती। मेरे पास तो यही है जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने क्योंकि एक पहला मोमेंट जो है, आपने बताया कैसे आपका जो एंट्री है हुआ, और
इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप फिल्म लाइन में, एनिमेशन में एक्टिव हैं, और जो मैगजीन, चिल्ड्रन मैगजीन वाला है, मेरे ख्याल से अभी ठहरा हुआ है। हाँ जी, वो लोटपोट में अभी ही, हाँ जी, लोटपोट में ही आपका मेन काम आ रहा है। तो लास्ट जी। आपका जो कहें चिल्ड्रन बुक्स में, कॉमिक्स में क्या क्या रहा, कौन से पब्लिकेशन से, अगर क्योंकि आपको भी पता है इतना अच्छा मार्केट अब बचा नहीं है कॉमिक्स का खासकर, तो कैसा रहा, मतलब जो एक अंतिम पड़ाव कहें। नहीं, अंतिम हुआ ही नहीं ना, मेरा तो चल जी रहा है, क्योंकि जी एक लोटपोट तो आज तक बंद ही नहीं हुई। जी ये मेरी जी खुशकिस्मती रही कि एकमात्र मैगजीन है जो बंद ही नहीं हुई। जी। और कॉमिक 90 के दशक में डाउनफॉल हुआ था, तो मैं मनोज कर रहा था, राज कर रहा था, लेकिन जर्नल बुक्स बंद नहीं हुई। हम्म वो आज तक चलती है। मैंने स्टोरी बुक्स ड्रीमलैंड पब्लिकेशंस की, आपकी बहुत की, लगभग विद्या मंदिर प्रकाशन मेरठ की। अगर हम बुक्स की बात करें तो मनोज कॉमिक्स के बहुत की कॉमिक्स बंद हुए, जर्नल बुक्स की स्टोरियां आज भी चल रही हैं। वो क्योंकि स्कूलों में लग जाती हैं या आपके बाहर स्टॉल्स में मिल जाती हैं, आप एयरपोर्ट पे मिल जाती हैं। वो करता रहा। आखिरी सिर्फ जब मैंने पिछले कुछ साल से जब फ़िल्मों में चला गया, तो मेरे सिवाय लोट-पोट के मैंने और कोई नया काम पकड़ा ही नहीं, क्योंकि वक़्त नहीं होता आपके पास। पर अगर आपके अंदर एक कला है, तो मैंने उसको स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम फ़िल्में बनाते हैं। एड फ़िल्में मैंने 800 से ऊपर करी हैं, तो उसमें स्टोरी बोर्ड बनता है कि क्लाइंट को दिखाने की कि क्या एड होगी, क्या मान लीजिए प्रेस्टीज की एड है और अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या की, तो क्या सीन होगा, कहाँ कुकर होगा, तो वो भी एक आर्ट है। तो चूँकि आपके अंदर ही वो इनबिल्ट है, तो मेरे को किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता कि मुझे क्या फ्रेमिंग बनानी है और वो दिखानी है। जी। सो वो इस तरह नहीं तो वैसे यूज़ हो जाती है वो ड्राइंग। हाँ जी जी। जी। क्योंकि चिल्ड्रन बुक के अंदर ही कॉमिक्स आता है, अलग से कोई इंडिया में अगर बोले शुरुआत में कॉमिक्स इंडस्ट्री टाइप का एकदम से डेवलप नहीं हुआ, और चिल्ड्रन बुक के अंदर में ही काउंट किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, वो चलता रहा, चिल्ड्रन बुक अभी भी चल रहा है। उसके बाद जो फिल्मों में है, फिल्म लाइन में जो आपका आना है, वो कैसे हुआ, वो एक शुरुआत कैसे हुई। वो साथ-साथ ही हुआ, चूँकि जी। लोट-पोट वालों की ही मैगज़ीन मायापुरी चलती थी। हम्म सो नेचुरली वो फ़िल्मी मैगज़ीन थी, और एक ही हम कंपनी से जुड़े हैं जब इतने 40-45 साल से। हम्म तो तब एटीएन चैनल पहली बार प्राइवेट चैनल आया था, जब जी टीवी के जो शुरू हुए थे ये सारे चैनल। तो वहाँ मेरा मायापुरी इलू इलू इज़ द फर्स्ट शो हमने वो बनाया था। हम्म तो एंकर एंकर बेस्ड, सॉन्ग बेस्ड तब शो चलते थे, नए-नए फ़िक्शन तो शुरू हुए नहीं थे तब। हम्म फिर वहीं से धीरे-धीरे आप स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं लिखता भी था, तो फिर लश्कारा चैनल के अंदर फोर्थ फ़िक्शन लिखे हमने। जयपुर टीवी, दूरदर्शन के लिए तो इंतहा बेइंतहा लिखा। हम्म फिर डायरेक्शन में शुरू हुआ, फिर डायरेक्ट करना भी शुरू, साथ-साथ आप ये क्या होता है ना, एक एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम्म हम्म ये आप स्पेशलाइज़ नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टर कब बने, आप राइटर कब बने। वो सभी एक ही पहलू के सिक्के हैं कि जब आप अच्छा लिखते हैं, तो आपके माइंड में पहले वो फ्रेम बनता है कि आप लिख क्या रहे हो। तो वही फ्रेम अगर आप खुद डायरेक्टर हो तो आसानी से समझ आता है, नहीं तो आपको डायरेक्टर को समझाना, वो भी अपने आप में एक जी तो जी। काम होता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। वो बस सिलसिलेवार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वही फिर उसके बाद हॉलीवुड, मेरी किस्मत अच्छी थी, हॉलीवुड मिल गया मुझे। तो वो आपका अपना, मैंने कहा ना, वो एक ऊपर एक ताकत बैठी है, वो अपने आप करा देती है, मैंने क्या करना है। वो जिस पे उसकी नज़र इनायत होती है, वो उसको ले ही जाती है जहाँ उसको पहुँचाना होता है। भरोसा सिर्फ़ एक उसके ऊपर रखना चाहिए। तो वो हमेशा आपका अच्छा करता है, और वो जो वो चाहता है, अगर वो होना शुरू हो जाए, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जो हम चाहते हैं वो अक्सर होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं, वो हमारे बेहतरी वाली मर्ज़ी का करता है। तो दैट्स बिल्कुल। यही बस एक बात। जी, जी। जी। तो आपने बताया हॉलीवुड में आपका मतलब एंट्री हुआ। हॉलीवुड, बॉलीवुड, इसमें किस तरीके से काम किया, कहाँ कहाँ काम किया? मैं फिर से जानना चाहूंगा कि किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, और फिर मतलब वो एक जर्नी उस डायरेक्शन में शुरू हुई, फिल्म वाली, हॉलीवुड खासकर। ह हॉलीवुड में भी शुरुआत मेरी ड्राइंग से ही हुई थी। अच्छा। एक हम्म पेन नलिन एक फ़िल्म बना रहे थे समसारा लद्दाख में, फ्रांस की फ़िल्म थी हॉलीवुड की। और मानसून फ़िल्म दिल्ली में अंदर मेरे को एक दिन फ़ोन आया कि हमें कुछ ड्राइंग्स बनवानी हैं। तो मैं गया उनसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी स्पेशल ड्राइंग है जो नहीं कोई बना पा रहा। वो इस तरह की, उसमें एक बुद्धा की कहानी थी, एक बौद्ध भिक्षु की, तो आगे से अगर वो ड्राइंग वो देखे, वो पेंटिंग्स देखे, तो वो उसकी अ,
मतलब कि एक वासना और काम के दृश्य होने चाहिए, लेकिन अगर लाइट उसके पीछे कर दी जाए उस आर्ट पेपर के, तो अंदर की हड्डियां ही दिखेगी, इसमें कुछ रखा नहीं है, ये शरीर तो अंदर से वही खून मांस मज्जा ही है। तो मुझे 20 इसमें पेंटिंग बनानी थी, तो मैंने कहा ठीक है। तब पहली बार मैंने ज़िंदगी में, मैं शायद एरोप्लेन पे भी बैठा था उन्होंने वो लद्दाख जाने के लिए, और तब वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ये फ़िल्म असल में बन रही है। तो फिर जब आप जुड़ते हो तो आपका और काम, स्टोरी बोर्ड का काम, स्क्रीन प्ले का काम, जब वो सामने वाला आपको देखता है, तो वो इतनी खूबसूरत वो फ़िल्म थी। मतलब उसने 30 अवार्ड जीते, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड, तो इकलौता इंडियन था मैं उसके अंदर। तो वो बहुत बढ़िया वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद एशियन टेल हमने सिंगापुर टीवी के लिए की। वर्ल्ड टेल की एक सीरीज़ थी, पूरी एनिमेशन की सीरीज़ थी हालाँकि वो। इस तरह बस उसके बाद हिंदी फ़िल्मों से जुड़े। अब चलते रहते हो तो प्रमोशन डायरेक्शन का बहुत काम होता है। अलग बहुत, मैंने कहा ना, काम बहुत सारे होते हैं। तो बुड्ढा होगा तेरा बाप और इस तरह की बहुत सारी फ़िल्मों के साथ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, इनके साथ जुड़ना शुरू हुआ। तो कुछ काम आपके जो आप करते हो, आप करते चले जाते हो उसके साथ। और उसके बाद आपका शॉर्ट मूवीज़ का आया, तो अभी मेरी जो डार्क मिरर ने, वो 40 देशों के अवार्ड हैं, वो आप जानते ही हैं उसको। तो वो पहली फ़िल्म बनी जिसने टोटली मोबाइल में शूट हुई थी, एडिट भी हुई थी, और पूरा कुछ, कोई हमने उसके अंदर लाइट, साउंड और कोई इफ़ेक्ट जो टेक्निकली यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं किए थे, सिर्फ़ मोबाइल यूज़ किया था। और ये पुरानी बात है, मतलब उस समय नहीं होते थे, अब तो हर कोई मोबाइल में बहुत कुछ हो गया है। तो वो इस तरह की आप, वो उसका भी एक मकसद था। उसका मकसद था कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। फिर आप ये मत बोलिए मेरे पास कैमरा नहीं है सर, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। अगर आप करना चाहते हैं तो एक मामूली मोबाइल भी आपको बहुत ख्याति दिला सकता है। लेकिन आपका विज़न, आपका फ्रेम, आपकी सोच, आपका जो टारगेट है, जो फ़ोकस है, वो काम पे होना चाहिए बस। वो सिर्फ़ यही एक उसके लिए ही बनी थी कि अपने काम पे फ़ोकस रखो। पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियाँ बदलने से कभी साहिल नहीं मिला करते। जी। कि जी। आपने लाइव शोज भी किए हुए हैं और जी। एनिमेशंस भी किए हुए हैं, जैसे मोटू पतलू, शेख चिल्ली, इंडिया इज ग्रेट, एक हो करके था, तक दिना दिन, और ये मेरे ख्याल से देखा हुआ है मैंने, तक दिना दिन डीडी टू जी। पे आता था। और अगर डीडी मैं 2 गलत पे नहीं आता हूँ था। तो ये पुराना वाला लोटपोट का था, तक दिना दिन, हाँ जी, हाँ जी। गाना भी हाँ था जी। जी। तो उसमें ऐसा कुछ लोटपोट तक दिना दिन ऐसा करके सॉन्ग था हाँ जी। जी। और मोटू पतलू का उसमें मेरे ख्याल से जो शुरू का एनिमेशन है वो वहीं पे आता था। एनिमेशन भी था, मपेट पपेट भी हाँ, थे शायद, मपेट आई वगैरह होप भी सो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा, ये जो 90s वाला जो था लोटपोट के थ्रू जो ये बने थे मपेट्स और एनिमेशन के, अ, वो कैसे, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या था और वो किस तरीके से वो सब चल रहा था, क्योंकि अभी का तो इन्वॉल्वमेंट सभी ये कि जी। सर ऐसा ना, जब मैं 82 से 12 साल से जुड़ा हूँ, तो मोटू पतलू मैं ही बना ही रहा हूँ तब से। तो उसके फिर जितने भी वर्ज़न होते थे, वो हम अपने वो पूरा वही लिखना हो गया, डायरेक्शन हो गई, या उसका और भी डायरेक्टर लोग जुड़ते थे। ये नहीं कि सिर्फ़ आप ही कर रहे हो, वो लोग टीम पूरी जुड़ती है। कोई भी काम जो है वो अकेला किसी का कोई ना क्रेडिट जाता है, ना उसका नुकसान का, ना फ़ायदे का। वो सभी टीम होती है आपके साथ। तो वो मपेट उस समय तो मपेट्स के हम यहीं अपने ही बनवाते थे, हमारे आके अपने यहाँ ही बने थे, और मायापुरी में ही स्टूडियो में ही शूट हुआ करता था। तो उस ज़माने में भी न्यू-न्यू, और ये सब कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ होती हैं कि अगर आप प्रोफ़ेशनलिज़्म से चले जाएँ, मुंबई चले जाएँ, तब मुंबई हम गए भी नहीं थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तब तो मुंबई से कोई नाता नहीं था मेरा। तो वहाँ प्रोफ़ेशनलिज़्म से बहुत कुछ आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं। लेकिन ये एपी बजाज साहब थे, उनकी एक करिश्मा था कि उन्होंने सब कुछ जो है ना देसी इस्तेमाल से, जुगाड़ वाले काम से शुरू किया। तो उन्होंने वो चीज़ें, ये कहीं पैसा नहीं खर्च होता था। उन्होंने जो ट्रैक होता है, आजकल तो हम ट्रैक जिस पे आप देखते हो कैमरा चलता है, वो तक अपना बनाया था उस ज़माने में। उस ज़माने में वो अपना जुगाड़ करके कि किसी तरीके पहिए लगा के, जो तो वो ये इसमें अलग नशा होता है, एक अलग मज़ा होता है कि जब आप खुद बना लेते हैं कुछ ना कुछ। तो अब तो लाइट के लिए बहुत सारे वो आपके चेहरे पे डालने वाले इक्विपमेंट आ गए। पहले उसके लिए शीशे का प्रयोग किया जाता था। शीशा या वो फ़िल्टर्स होते हैं जो आपको रिफ्लेक्शन मारते हैं आपके ऊपर। तो चीज़ें सब मतलब करते हर आदमी को नया काम करना चाहिए। और अगर आप रुक जाते हैं, अगर आप इस इतने वर्ष से ये चल रहा है और हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर साल कुछ नया या हर बार कुछ नया देते हैं।
रिपीट कौन देखना चाहता है? रिपीट कोई नहीं देखना चाहता। बहुत सारे आर्टिस्ट थे मेरे साथ चले थे, वो बेचारे रिपीट होने की वजह से ही शायद पीछे रह गए, वरना वो मुझसे बेहतर कलाकार थे। सभी मुझसे बेहतर ही थे दरअसल, मैं तो सिर्फ किस्मत का धनी निकला, मुझे इतना कुछ नहीं, आज भी नहीं आता मेरे को, सीख ही रहा हूँ मैं तो। सिर्फ ये है कि वो उसकी कृपा है, मेरे ऊपर एक लाइमलाइट डाल रखी है उसने, वरना मुझसे बेहतर हजारों का आर्टिस्ट है और मैं उनसे ही सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। ताउम्र सीखता ही रहूंगा, सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं हजूर जी। जी सर। जैसा आपने बताया उस समय जो एनिमेशन था मोटू पतलू का लोटपोट में जो आते थे जुगाड़ से हुए, तो मैं कुछ डिटेल्स जानना चाहूंगा। उसमें जो एनिमेशन वाला पोर्शन था, पपेट वाला तो पता चल जाता है लोगों को कि कैसे किया होगा, लेकिन जो एनिमेशन वाला था वो क्या टेक्नोलॉजी, क्या तरीका, या क्या कैसे यूज किया? क्योंकि आजकल जो एनिमेशन बनता है वो डिफरेंट है, उस समय कैसे बनता था? उस समय बनता था सर, वो 2D एनिमेशन था, ड्राइंग्स बनाई जाती थी 24 फ्रेम, जैसे कि अगर जो एनिमेशन जानते हैं उनको पता है कि एक पतलू को अगर इस कोने से लेके इस कोने चलना है तो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग्स बनती थी, फिर वो स्कैन होते थे एक के ऊपर एक रख के, वो जब वो इकट्ठा जब आप देखते हो तो फिर वो ऐसे चल के चल उसकी चाल बन जाती है। तो बस वही एक तरीका था, उसी से ट्रेस कर करके ड्राइंग्स, बहुत ड्राइंग्स बनती थी, मतलब एक भी एनिमेशन के लिए हजारों ड्राइंग्स का पूरा वो ढेरों ढेर बनता था पूरा का पूरा। जी जी तो वो टफ और मेहनत का काम था। अब तो आसान है, आपने एक बार कैरेक्टर बना ली है उसके अंदर 3D के अंदर, तो आप रीयूज बहुत कर सकते हो उस सारे चीजों को। हम्म, पर वो स्कैनिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता था। जी। मान लीजिए उसमें आपने 30 सेकंड। जी 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 उसमें मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे अगर याद है करेक्टली तो वो जो मोटू पतलू का आता था एनिमेशन वाला, वो जी 3D लुक वाला था। उसकी जो कलरिंग थी, जो एक शाइन थी, मतलब पूरा जो बॉडी उसका दिखता था, वो ऐसा लगता था 3D का बना है। अब मुझे हमेशा मतलब बाद में, उस समय तो नहीं, बाद में फिर मुझे ये होता था कि उस समय 3D कैसे बनाया। 3D नहीं, फोटोशॉप के अंदर काम करने की का स्टाइल था हमारा कि उसको अच्छा। 3D की तरह मोल्ड जी करते थे हम। जी जी उसकी कर्लिंग इफेक्ट ऐसे हुआ करते थे, जी 3D हो जी। ही नहीं सकता था ना, वो 3D का तो आया ही नहीं था, सॉफ्टवेयर ही नहीं आया था उस समय। हम्म, तो वो कलरिंग हमारी सबसे पहले कंप्यूटर पे कलरिंग करनी हमने शुरू की थी उस समय, वरना उससे पहले तो सिर्फ प्रिंट होता था। आपको अगर मैगजीन मालूम है तो प्लेन कलर आता था, लाल पीला, बस उसके अंदर शेड नहीं आप डाल सकते। हम्म, हम्म, तो फोटोशॉप की एंट्री से वो फिर वो उसके शेड और अच्छी अच्छी लाइट जो उसमें डलनी शुरू हुई। तो वो एक मेरी फिल्म आई थी आइसी एंड स्पाइसी उस जमाने में, फर्स्ट मेन स्ट्रीम, जिसमें मेरे गाने भी थे लिखे हुए पूरे फिल्मी, और शान और ये सुखविंदर, इन सब ने गाए थे, हमने बम्बे में रिकॉर्ड किए थे। आईसी एंड स्पाइसी बहुत चली थी उस जमाने में फिल्म। हम्म, वो पहली 3D स्ट्रीम मेन स्ट्रीम फिल्म बन थे, हालांकि क्वालिटी आज मैं देखता हूँ तो बहुत बेकार लगती है मेरे को ईमानदारी से, हम्म, बट दैट्स शुरुआती दौर के हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज थी। जी तो जब पता ही नहीं आपको, सब सब लोग अनजान है और एक कोलंबस की तरह एक नई चीज खोजने चल रहे हैं, तो वो जब आप खोजने चलते हो तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना, जो खोजता है वही तो पाता है। हर जो हर में है, जो बाहर है, जो घर में है, जो खोजोगे तो पाओगे, पाओगे तब जब कुछ गवाओगे, गवाओगे तो पछताओगे, पछताओगे तो क्या पाओगे। ठन ठन गोपाल, तेरा मेरा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हाल, ਤੈਨੂੰ पंजी ਦਾ सवाल मैनू दसी ਦਾ सवाल। तो सबको सवाल है कि भाई खोजना पड़ता है। और ये ना इश्क की बात है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने काम से आपको इश्क कर आना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। नौकरी कमाने के लिए, मनी के लिए जब आप काम करते हो तो आप डेडिकेटेड बहुत कम होते हो, आप तब आप निभाते हो बस, कि ठीक है 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है, आपने करी, आपको पैसे। जब मैंने शुरू किया था तो मेरी स्पीड बहुत तेज थी, आज भी है उसी चक्कर में। तो जब मैंने पहली बार धमनी साहब के जहाँ जॉब किया तो एक मामा जी का एक कॉमिक्स 32 पेज का कॉमिक्स हुआ करता था उस समय। आपको अगर कॉमिक्स की वो रेशियो 30-32 पेज ही होती थी। मैंने सुबह शुरू किया, शाम तक विद इंक मैंने एक 32 पेज बना दिए। मतलब ये अपने आप में उस समय करिश्मा था, जो उसमें एक दिन में नहीं बन सकते थे, 15-20 दिन लग जाते थे पहले। मैंने पेंसिल छोड़ी, मैंने सीधा ब्रश से शुरू किया था। तो जो मेरे साथ लड़के थे वहां पे, बोलते तू बेवकूफ आदमी है, तेरे को 1500 रुपए तो मिलते नहीं है पूरे महीने के, तो तू इतना क्यों तू इसको स्पीड पे काम करके उनको दिए जा रहा है, तो राम राम से कर, 1-2 पेज रोज बना जैसे सब बनाते हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और वही स्पीड अगर मेरी अपनी इतनी थी तो ही मेरे काम आई कि जब मैंने एक दिन में 150 पेज की इलस्ट्रेशन भी करके दी, वरना आप 22,000 किताबें कर ही नहीं सकते एक आदमी किसी भी हालत में। 150-200 मेरठ की हमने बुक्स की, मैं इलस्ट्रेशन, मैंने पेंसिल लगाई ही नहीं जिंदगी में उसके बाद।
करीब 30 साल से मैंने सिर्फ अब ब्रश पकड़ता हूँ या पेन, रोटरीन का पेन आता है, सीधी ड्राइंग करता हूँ। टचवुड अभी तक वो सीधी बहुत कम ही खराब होती है, वैसे होती नहीं, हाथ बैड मोटू पतलू भी मैंने उसके बाद पेंसिल नहीं सीधे ही बनाने शुरू कर, डायरेक्टली मतलब वो प्रिंट के लिए ही जाते हैं। तो ये जब आप खोजते हो ना भाई, इश्क करना पड़ता है, डूबना पड़ता है उसके अंदर। बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। ये इतना मुश्किल वर्क होता है, लेकिन आपको दिल से डूबना पड़ता है, इश्क करना पड़ता है, मोहब्बत करनी पड़ती है। जे इश्क च बीबा पैना में, दिल दो पासे नहीं रहना में, या दुनिया दे या दिलबर दे, गल एक दे लगना पैना में, कर है मंजूर ते कर सौदा, पर सौदा महंगा पैना में, तू अपना रुतबा तकना में, उन्हें शरे बाजार च कहना। अब मुझे नहीं पता पंजाबी में से किनको समझ में आई, बट समझ आ रही है थोड़ी मुझे, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आप जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। मोहब्बत करो अपने काम से, अपने महबूब से, जिससे भी करो, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, तो टूट के मोहब्बत करो। हर शख्स का जीना अजीब होता है, हर शख्स का जीना अजीब होता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है। किसको मिलता है मोहब्बत में सकून है मेरे दोस्त, वो शख्स दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है। और ये महबूब की गली में, ये जिनकी शादी नहीं हुई, जो चक्कर लगाते हैं गलियों में लड़कियों के पीछे, महबूब की गली में कोई ना कोई शख्स अक्सर बदतमीज होता है, और यार की गली से जब भी गुजरो बाखबर गुजरो, क्योंकि यार की गली का कुत्ता भी चीज होता है। और इश्क में कभी किसी आशिक को ना मारो ताने, हर आशिक दिल का मरीज होता है। तो दोस्तों, ये दिल के मरीज हैं सबके सब, बस अपने दिल की सुनो, अपने दिल की करो। कोई कोरोना वरोना ड्रोना ये सब चले जाएंगे, कुछ नहीं होता है। जो होना है वो होना है, जो हो रहा है वो होगा। तो चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, तो चिंता तो तब करिए ना जब कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, दुनिया में किसी के साथ हो नहीं रहा। हर शख्स जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, कोई आज कोई कल, तो मौत से क्या डरना, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो अपने अपनी जिंदगी को जियो, लम्हों में काहे का रोना पिटना है, कभी ये नहीं मिला, ये मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मुझे ही मिले जो भी मिले। जो तेरे दर पे आता है माथे की कीमत चाहता है, जब आप कीमत मांगोगे उससे माथा टेके, जो तेरे दर पे आउंदा है मत्थे दी कीमत चाहता है। कोई मत्था टेक रुपइयां दा, मुल मंगदा रब तो थइयां दा, मंगण वाली सारी दुनिया, देवन वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह जी, अल्लाह। जी हजूर। बहुत शानदार जी। जी और आपने अपनी फिलॉसफी बताई, और कहीं ना कहीं जो सफलता है उसको सुंदर शब्दों में व्यक्त कर दिया। उसको अगर कोई समझे और उस तरीके से जिए, अपना मस्त होके अपने काम में एकदम डेडिकेटेड होके उससे ही करके, तो जाहिर सी बात है खुश रहेगा। काम बनेगा नहीं बनेगा फर्क नहीं पड़ेगा, खुश रहेगा वो। जी। तो बिल्कुल।